साथियों, आज हम भारतीय संविधान निर्माण के सबसे अहम पहलू पर बात करेंगे, वो है नागरिकता। आज भारत के लोग एक सूत्र में बंधेंगे और राष्ट्र की एकता को और अधिक मजबूत करेंगे। अब हम इस पर एक विस्तृत चर्चा आरंभ करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद आपको नागरिकता पर और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें परीक्षा संबंधी हर प्रश्न को शामिल किया है। नमस्कार, आज बात करते हैं नागरिकता की, सिटीजनशिप की। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी गहराइयों को शायद ही समझते हैं। ये सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं है, बल्कि ये हमारे अधिकारों की, हमारी पहचान की और इस देश से हमारे रिश्ते की बुनियाद है। और अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए नागरिकता का ये पूरा सफर, इसकी हर एक बारीक डिटेल आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम इसी सफर को संविधान के पन्नों से लेकर आज की बहसों तक विस्तार से समझेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक भारतीय नागरिक होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वोटर आईडी या पासपोर्ट रखने तक सीमित है, या फिर इसका रिश्ता इतिहास के उन पन्नों से है जहां बंटवारे का दर्द था और उन उम्मीदों से है जिनसे हमारा संविधान बना? आज हम इसी पहचान की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम शुरुआत करेंगे संविधान की नींव से, फिर देखेंगे 1955 के कानून और उसमें हुए बड़े बदलावों को। इसके बाद असम के बहुत ही खास मामले को समझेंगे, फिर आएगा CAA 2019 का नया अध्याय, और आखिर में हम संवैधानिक चुनौतियों पर बात करते हुए पूरी चर्चा को समेटेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, यानी हमारे संविधान से। देखिए, भारतीय नागरिकता की पूरी इमारत जिस नींव पर खड़ी है, वो संविधान के पार्ट 2 में दिए गए आर्टिकल्स 5 से 11 में है। ये आर्टिकल्स ही वो शुरुआती गाइडलाइंस हैं जो हमें बताती हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन भारत का नागरिक बना। अब देखिए, जब संविधान बन रहा था तो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी। नागरिकता का आधार क्या होना चाहिए? 2 सिद्धांत थे। एक, जूस सोली यानी जमीन का अधिकार, मतलब जो कोई भी भारत की धरती पर पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है। ये एक बहुत ही उदार और समावेशी विचार था। दूसरा था जूस सैंग्विनिस यानी खून का अधिकार, मतलब नागरिकता आपको अपने माता पिता के भारतीय होने से मिलेगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरुआती तौर पर जूस सोली के सिद्धांत को अपनाया, जो एक सेक्युलर भारत की सोच को दिखाता था। और यहीं पर हमें संविधान बनाने वालों की, खासकर डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता देखने को मिलती है। उन्होंने साफ कहा कि संविधान में नागरिकता पर जो लिखा है वो कोई आखिरी शब्द नहीं है, ये तो बस उस वक्त की स्थिति को संभालने के लिए था। असली और पूरी शक्ति उन्होंने भविष्य की संसद को सौंप दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब इन आर्टिकल्स को जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से प्री और मेंस दोनों में सवाल बनते हैं। आर्टिकल 5 ये बात करता है डोमिसाइल की, यानी संविधान लागू होने के समय जो लोग भारत में रह रहे थे। आर्टिकल 6 और 7 ये सीधे सीधे बंटवारे से जुड़े थे, जो पाकिस्तान से भारत आने वालों और भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता तय करते थे। यहाँ 19 जुलाई 1948 की कट ऑफ डेट याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। आर्टिकल 9 ये एकल नागरिकता के सिद्धांत को पक्का करता है कि अगर आप किसी और देश के नागरिक बने तो भारत की नागरिकता गई। और फिर आता है सबसे अहम आर्टिकल 11, ये वो मास्टर की है जिसने संसद को भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी एब्सोल्यूट पावर दे दी। साथियों, हम जानते हैं कि समय का पहिया निरंतर चलता रहता है, इसलिए हम नागरिकता संबंधी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो सवाल उठता है कि संसद ने इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया कैसे? इसी आर्टिकल 11 से मिली शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में एक व्यापक कानून बनाया गया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही वो कानून है जो आज भी हमारी नागरिकता के नियमों की रीढ़ है। हालांकि इसमें समय समय पर बड़े बदलाव हुए हैं। 1955 का जो ओरिजिनल कानून था ना, उसमें नागरिकता पाने के मोटे मोटे 5 रास्ते दिए गए थे। जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है तो वहां के लोगों को नागरिकता देकर। शुरुआत में ये कानून काफी हद तक जूस सोली के सिद्धांत पर ही चलता रहा। अब ये स्लाइड ये बहुत ही जरूरी है। ये दिखाती है कि कैसे भारत का जो नजरिया था नागरिकता को लेकर वो धीरे धीरे बदला। 1986 तक भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति नागरिक था, लेकिन 1986 के संशोधन ने इसमें एक शर्त जोड़ दी कि माता पिता में से कम एक का भारतीय होना जरूरी है।
ये बदलाव असम आंदोलन के बाद आया। फिर 2003 में एक और बड़ा बदलाव हुआ, जिसने नियमों को और भी सख्त कर दिया। अब शर्त ये हो गई कि या तो दोनों माता पिता भारतीय हों या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। यहीं से अवैध प्रवासी का कॉन्सेप्ट कानून में मजबूती से आया। चलिए अब भारत की नागरिकता की कहानी में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो बहुत ही अलग है, बहुत पेचीदा है, और वो है असम का मामला। यहाँ नागरिकता का सवाल धर्म से ज्यादा भाषा, संस्कृति और जातीय पहचान से जुड़ा है। ये अपने आप में एक अलग केस स्टडी है। असम की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ और इसी के आधार पर नागरिकता कानून में एक स्पेशल सेक्शन 6A जोड़ा गया। ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ असम के लिए है। इसने बांग्लादेश से आए प्रवासियों के लिए 3 अलग-अलग कट ऑफ डेट्स तय की। सबसे अहम तारीख थी 24 मार्च 1971। इस तारीख के बाद असम में दाखिल होने वालों को अवैध प्रवासी माना गया, जिन्हें वापस भेजा जाना था। और इसी असम समझौते का नतीजा था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC को अपडेट करना। जब इसकी फाइनल लिस्ट 2019 में आई तो सोचिए 19 लाख लोग इससे बाहर हो गए। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि नागरिकता के दस्तावेजी सबूतों का मामला जमीनी स्तर पर कितना मुश्किल और मानवीय तौर पर कितना संवेदनशील हो सकता है। और असम की इसी पृष्ठभूमि से हम पहुंचते हैं नागरिकता कानून के सबसे ताज़ा और शायद सबसे चर्चित चैप्टर पर, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे हम सब CAA के नाम से जानते हैं। इस कानून ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया। तो आखिर ये CAA है क्या? इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? चलिए फटाफट समझते हैं। ये कानून 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का रास्ता आसान बनाता है। शर्त यह है कि वो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत आ चुके हों। उनके लिए नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पाने की जो अवधि पहले 11 साल थी, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। अच्छा, कानून तो बन गया, लेकिन लागू कैसे होगा? इसके लिए मार्च 2024 में रूल्स आए। ये रूल्स बताते हैं कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 2 तरह के दस्तावेज देने होंगे। पहला, ये साबित करने के लिए कि वो उन 3 देशों में से किसी एक से हैं, और दूसरा, ये साबित करने के लिए कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में दाखिल हुए थे। इसके लिए कई तरह के भारतीय दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है। अब जैसे ही ये कानून और इसके नियम सामने आए, इसने एक बहुत बड़ी संवैधानिक बहस छेड़ दी। ये बहस सीधे सीधे हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों से जाकर टकराती है। इस पूरी बहस के दिल में है हमारा संविधान का आर्टिकल 14, जो कहता है कानून के सामने सब बराबर। सरकार का पक्ष ये है कि CAA रीजनेबल क्लासिफिकेशन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ये एक खास समूह जो 3 पड़ोसी इस्लामिक देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि नागरिकता देने के लिए धर्म को आधार बनाना आर्टिकल 14 और संविधान के सेक्युलर ढांचे का उल्लंघन है। उनका ये भी कहना है कि यह दूसरे सताए गए समूहों जैसे म्यांमार के रोहिंग्या या श्रीलंका के तमिलों को बाहर रखता है। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें, संविधान के जन्म से लेकर CAA तक, तो एक बात साफ है, भारतीय नागरिकता का विचार एक बहुत ही उदार जन्म आधारित मॉडल से धीरे धीरे एक अधिक नियंत्रित और शर्तों पर आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ा है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों के बीच एक महीन संतुलन बनाने की चुनौती है। भविष्य में ये संतुलन कैसे बनाया जाएगा, यही सवाल न सिर्फ हमारी नागरिकता की परिभाषा बल्कि भारतीय गणतंत्र के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। अगर आपको मूल विधि टॉपिक से हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस क्लास के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार कंधों पर चमचमाते सितारों वाली वर्दी के सिवा कुछ और नहीं रहा। धन्यवाद।